Good evening, all of you, and welcome to Fill Up Form. I am Sonali, your EVS teacher. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लास में जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप क्लास में जुड़ते जाएंगे, अपना प्रेजेंस शो करते जाएंगे। वेरी गुड, आज तो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वेरी नाइस। सुजाता जी, पूजा जी, रोहित जी, ज्योति जी, निधि जी, शाहीन जी, वेरी गुड, प्रियंका जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टीना जी, वेरी गुड इवनिंग। और बहुत सारी बातें भी सबने लिखी हुई हैं, तो लाइन से सबकी पहले बातें पढ़ी जाएं, सुनी जाएं क्या क्या है। रोहित जी, जय श्री कृष्णा। और हाँ जी, क्विज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी निधि जी। बिल्कुल, आज आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्विज़ हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ, खुलेगा, लिंक भी खुलेगा आज। आप लोगों को आज से बता दिया जाएगा ना, तो लिंक भी ओपन हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, आज अभी बताया जाएगा आपको। थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं सभी बच्चों के जुड़ने का, ताकि सब आ जाएं तो सबको इकट्ठे बता दिया जाएगा। नहीं तो फिर आने के बाद फिर सब पूछते हैं कि कैसे क्या, तो तब तक थोड़ा सा फीडबैक ले लिया जाए कि कल की जो मैराथन क्लास हुई थी वो आप लोगों को कैसी लगी। क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल होगी। आप लोग कैसा फील कर रहे थे, टायर्ड हो गए थे क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम जैसा फीलिंग आ रहा होगा, लगातार इतने सारे क्वेश्चन की बौछार हो रही होगी। तो मतलब कैसा आप लोगों को रहा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें मुझसे, तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छी लगी क्लास, या कोई कमी थी तो वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि कमी जो है वो पता चलने से ही तो हम सुधारेंगे, है ना। हाँ तो अब, हाँ, राधे राधे माही जी, माही जी राधे राधे। और हाँ जी, फीडबैक मैं चाहती हूँ कि आप लोग दें एक बार कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी कल की, जिससे कि हम थोड़ा अंदाज लगा पाएंगे कि हाँ, और क्या कमी रही वो आपको बताना है ना। वो एज अ व्यूअर आप बता सकते हैं कि क्या कमी हमारी तरफ से रही। जैसे कल थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हमारा हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ था बीच में, बट वो हमने फिर मैनेज किया अपनी तरफ से, क्योंकि ये टेक्निकली हो जाता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने गूगल मीट की भी क्लास की होगी तो आपको पता है कि क्लास से हम आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली होता रहता है कि कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बट इसके अलावा क्लास में आप लोगों को क्या कमी लगी, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि हमारी कमी क्या थी। कमी जब तक हमें पता नहीं होगी तो हम सुधारेंगे कैसे उसे, है ना। ज्योत्ना जी, वेरी गुड इवनिंग। सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। बेस्टम बेस्ट थी, वाह क्या कॉम्प्लीमेंट है, वेरी गुड। रूपिन जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज काफ़ी बच्चे आ गए हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं। और ठीक है, तो क्लास आप लोग को ऑलमोस्ट अच्छी लगी है ना।
तो इसी तरह जुड़े रहिए क्लास में। हम कुछ नया करने की कोशिश इसीलिए कर रहे थे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हम जो चारों टीचर हैं, हिंदी वाली कल मैडम नहीं आ पाई किसी कारण से, तो जैसे हमने ये सोचा था कि मतलब हम सब एक साथ मिल करके आपकी क्लास लें, बट हम अलग अलग जगह रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एक ही जगह से अरेंज कर पाएँ। तो हमने गूगल मीट के थ्रू खुद को कनेक्ट किया, देन फिर आप लोगों से कनेक्ट हुए। तो थोड़ी सी इसमें मतलब हमें दिक्कत हो रही थी, बट मज़ा भी बहुत आया क्योंकि हम टीचर्स भी साथ में थे, सब एक दूसरे से हम आपस में भी बात कर रहे थे, आपसे भी बात कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप वर्क कल का रहा। और यही होता है टीम मैनेजमेंट। आप जब आगे काम करेंगे एज अ टीचर, तो आप लोगों को भी ये ग्रुप वर्क करना होगा। तो आपको अपने कलीग्स के साथ भी किस तरह से बिहेव रखना है, ये भी आपने कल देखा होगा कि हमारा कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है हमारे कलीग्स के साथ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को देती हैं। हमने भी कल 2-3 चीज़ें सीखी जो हमारे लिए बिल्कुल नया था कल का क्लास, तो हमने भी समझ पाया कि हाँ किस तरह से होती है क्लासेस। और बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमने भी ये किया था, हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो नाइस, अच्छा रहा बहुत, और बहुत मज़ा आया मुझे भी। अंजलि कुछ कह रही हैं, मैं नहीं थी। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास होती है, हाँ मैंने देखा था आप नहीं थे क्लास में। और हाँ ओके, कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर की भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तो वो भी ज़रूरी है। और जो हमारी फिलअप फॉर्म की क्लास है, इसमें आपको बेनिफिट यही होता है सबसे बड़ा कि जो आप लाइव क्लास अटेंड अगर नहीं भी कर पाते हैं तो इतनी अच्छी सुविधा है कि आप वीडियो कर लें अटेंड, तो एटलीस्ट आपके पास वो क्वेश्चन तो आ जाएंगे ना। हाँ, लाइव ये होता है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे मुझे, जो लाइव में आपको फ़ायदा हो रहा था कि आप आंसर कर रहे थे, देन मैं उसको बता रही थी हाँ ये आंसर है वो आंसर, एक जुड़ाव रहता है, वो चीज़ नहीं हो पाता है वीडियो में। बट फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका तो वीडियो में भी मिल जाएगा। तो जो जिनके भी क्लासेस छूट गई हैं किसी भी कारण से, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का सेट था मेरा, और सीडीपी की जो टीचर थी उन्होंने भी 50 क्वेश्चंस रखे थे। तो काफ़ी बड़ा आपको क्वेश्चन का वो मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाता है 50 क्वेश्चंस का। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। पुराना वीडियो मीन्स कल वाली जो वीडियो है ना, कल का जो क्लास था उसकी भी वीडियो है अंजलि जी, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकती हैं। चलिए, फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ईवीएस की जो हमारी क्लास है उसकी टाइमिंग 6 to 7 PM है, और मेरा नाम है सोनाली, और क्लास अब स्टार्ट करेंगे। ये हमारी क्लास की टाइम टेबल है, ये क्लासेस जो है हमारे सब्जेक्ट्स की अभी चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ जी, हमारी कोशिश भी माही जी यही रहती है कि हम डाउट आपका क्लियर करें, क्योंकि हमें ऊपर से जो हमारे टीचर्स हैं, मेंटोर्स जो हैं, वो हमें यही एडवाइस डेली करते हैं कि आपको अगर एक बच्चे को भी आपकी बात समझ नहीं आ रही तो उसको एंड तक आपको समझानी है, चाहे आप एक क्वेश्चन लेके ही पूरा पीरियड ख़त्म कर दें अपना, लेकिन उसको वो बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं समझाऊं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं एवरीडे नहीं लेती हूं, लेकिन मैं जितना लेती हूं कोशिश मेरी ये रहती है कि वो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में घुस जानी चाहिए और सारा आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, साइंस की क्लास जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जिनको भी साइंस पेपर 2 के लिए करना है तैयारी, वो इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 बजे से लेकर के आपकी 2 बजे तक चलेगी, ठीक है। आज से ही क्लासेस स्टार्ट हुई है। और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फुल कोर्स है व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। जो भी है आप कांटेक्ट करिए, सब कुछ पता करिए यहाँ पे, और फुल क्लास आपको मिल जाएगी। 5000 MCQ, PYQ आपको यहाँ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारी क्लास अभी जो होती है लाइव क्लास, ये हम बेसिकली एक्सप्लेनेशन के लिए करते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट को यहाँ पे सॉल्व करूँगी। और यहाँ आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन करिए। ये आप लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। फ्लैश हो रहा है जो नंबर 8233651148, यहाँ पे आप कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरी है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। हाँ, ये पेड है, लेकिन 199 का है, बहुत ज़्यादा देखिए खर्चा नहीं है इतना। तो जो हम लेडीज़ हैं
इतने की तो एक लिपस्टिक भी नहीं आती है, समझिए, है ना। इससे ज़्यादा तो हम अपने मेकअप पे खर्च कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने स्टडी में ये कोई वैल्यू नहीं करता है कि आपको कितना बड़ा अमाउंट, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट ये है नहीं। 200 आजकल के समय में क्या अमाउंट होता है, आप सोचिए। तो इसमें आपको जो खर्च पड़ रहा है वो बहुत ही नॉमिनल खर्च है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमको भी काफ़ी हम इसमें मेहनत करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। एज अ टीचर, आप खुद हैं टीचर, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप लोग अभी जो है इसको अगर ग्रैब करते हैं ये ऑफ़र, तो 95% आपको ऑफ मिल रहा है। बहुत ही कम खर्च में आपका ये क्लास जो है ये फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा, ठीक है। और ऑनलाइन जो क्विज़ होती है इसकी टाइमिंग है 5 बजे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, देखिए नीचे आपको लिंक शो हो रहा हुआ है www. ये जो है ना लिंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और शाम को एवरीडे 5 बजे ये आपकी जो है ये क्विज़ होगी, ठीक है, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। तो ये आज मैंने जो बताया है इसको आप ध्यान दीजिए, और कल मुझे फिर डिस्कस करिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनको भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझे बताएंगे, तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम आगे बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बट आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 5 बजे से क्विज़ का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, पेपर 1 और 2 के लिए है, बहुत ही हेल्पफुल आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। दीपक जी वेरी गुड इवनिंग। तो कल आपने अटेंड नहीं की थी क्लास? कितने लोगों ने कल अटेंड नहीं की थी क्लास संडे वाली? निधि जी ने तो की थी, ठीक है। तो जिन्होंने भी अटेंड नहीं की है क्लास वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने फीडबैक आप लोगों से नहीं लिया था, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम बीच में ख़राब हुआ था। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी सीडीपी वाली मैडम जो हैं वो आप लोगों को कंटिन्यू करें। तो आप लोगों के नंबर कैसे थे वो मैं बिल्कुल आप लोगों को लास्ट में जो है फीडबैक नहीं ले पाई थी। हाँ दीपक जी, आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हाँ बिल्कुल सही रोहित जी, गोलगप्पे पे खर्च कर देते हैं गर्ल्स, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल कहना आपका सही है। संतोष जी वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए ये जो है चीज़ें आप लोग अपने स्टडी पे अगर खर्च करते हैं तो बहुत नॉमिनल खर्च पे आपका ये काम हो जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी कल की क्लास अटेंड नहीं की है वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, उससे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा काफ़ी। और नंबर थोड़े मुझे फटाफट से बताइए कि 50 मार्क्स के कल थे तो आप लोगों को कितना मिला, मुझे पता तो चले कि हाईएस्ट किसका रहा। फटाफट अपने नंबर मुझे बताइए। कल कुछ लोगों ने ही बताए थे, बबली जी ने बताया था, कुछ 4-5 लोगों ने मुझे नंबर अपने बताए थे, बट सबने नहीं बताए थे। 40 के ऊपर कितने लोगों का नंबर कल गया था? जितने लोगों का 40 के ऊपर नंबर गया था वो लोग अपना नंबर बता दीजिए फटाफट से। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से जल्दी जल्दी बताइए, फिर क्लास शुरू करेंगे। फोर्टी 41 रोहित जी का, 42 माही जी का, वेरी गुड। फोर्टी 45 के ऊपर किसका गया था? क्योंकि इतने सारे कल थे तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने प्लस प्लस में नंबर भेजे थे। फोर्टी 42 प्रतीक्षा जी का है, 46 में से 42, नाइस, अच्छे नंबर हैं। तो वेरी गुड, अच्छे नंबर हैं। हाँ तो मैंने एक अंदाज लगाया था कि बबली जी का हाईएस्ट होगा, तो बबली जी का ही इसमें, अभी तो फिलहाल इसमें हाईएस्ट बबली जी का ही दिख रहा है। और ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया हमारा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल वेजिटेशन रिप्रेजेंट दैट प्लांट स्पीसीज।
प्राकृतिक वनस्पति उस पादप जाति को दर्शाती है जो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हो जाते हैं, जो प्रकृति में मनुष्य की सहायता से विकसित होते हैं, विकसित होने के लिए अधिक पानी का उपयोग करते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछ रहा है, उसमें मनुष्यों की सहायता के बिना उगते हैं, मनुष्यों की सहायता से उगते हैं, अधिक पानी चाहिए होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड। तो मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से जो उग जाते हैं वनस्पति, जैसे आप देखते होंगे घास पत्ती जो अपने आप से उगते हैं, विकसित होते हैं। कई बार जंगलों में देखिए अपने आप से पेड़ों में से फल गिरते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं और अपने आप वो उग जाते हैं। उसमें किसी व्यक्ति की, मनुष्य की मदद की ज़रूरत नहीं होते हैं, तो वो प्राकृतिक कहलाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया आप सभी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मोस्टली ईट। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अधिकांश खाते हैं, क्या खाते हैं? वीट पल्सेस राइस, गेहूं दाल और चावल, मेज मिलेट मतलब मक्का और बाजरा, राइस गोट मीट चावल और बकरी का मांस, राइस एंड फिश चावल और मछली। डी आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी आंसर किया है दे ऑल आर राइट, क्योंकि देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है, कुछ लोगों ने ए और बी भी किया है तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मक्का बाजरा जो है तटीय इलाकों में। देखिए तटीय इलाके कौन से हो गए? कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो जगह होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल एरिया या तटीय इलाके। ठीक है, तो ज़्यादातर वहाँ के लोग क्या करेंगे, चावल और मछली, क्योंकि वहाँ सी फूड जो है उसकी बहुतायत रहती है, आसानी से वो मिलता है। तो वहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग रहेंगे, जो वहाँ के रहने वाले होंगे बेसिकली, वो लोग क्या खाएंगे? चावल तथा मछली ही खाएंगे। तो ये एक इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कॉल्ड इट्स टेंट बाय द नेम रेबो। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी अपने तंबू को रेबो के नाम से बुलाती है? बिल्कुल सही, अंजलि जी का आंसर एकदम सही है, एक्सप्लेन भी किया उन्होंने बहुत अच्छे से। थैंक यू अंजलि जी। वेरी गुड, गुड गोइंग, आंसर तो सबके ज़बरदस्त सही आ रहे हैं, मतलब तैयारी तो ज़ोर शोर से चल रही है। क्या बात है। तो इसका आंसर जो है वो ए ही होगा, लद्दाख की चांगपा जनजाति। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये आगे आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि इससे जैसे एक क्वेश्चन ये बना उसी तरह से इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए रेबो जो है एक कोन शेप्ड टेंट होता है, शंकु के आकार का, आप देख ही सकते हैं ऊपर थोड़ा नुकीला हिस्सा निकला हुआ है। तो टेंट इसी तरह के होते हैं। इट इज़ वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड। आपको देख के लगेगा कि अरे झालर सी तो लगा दी है, अंदर तो हवा घुसती होगी ठंडी, लेकिन ये अंदर से गर्म रहता है क्योंकि ये थोड़ा थिक रहता है, मतलब मोटा रहता है थोड़ा। ठीक है, तो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन स्नोई प्लेस, मतलब जहाँ बर्फीली जगह होगी ज़्यादातर वहाँ पे ये पाया जाएगा। चांगथांग एक जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है, ज़्यादातर वहाँ चांगथांग के जो लोग होते हैं, चांगपा जनजाति के लोग वहीं पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे बर्फीला देख रहे हैं आप, पहला जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाई भी दे रहा है कि बर्फ़ गिरी पड़ी है, लेकिन अंदर से क्या होगा, वो काफ़ी गर्म होगा।
और इसका रीज़न भी देखिए, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो रेबो है ये कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है। तो रेबो जो है ये याक जो होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा जो स्थानीय इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में याक होता है एक जानवर, तो उसके जो बाल होते हैं उनके बालों को निकाल करके पट्टियाँ जैसी बुन ली जाती हैं, तो जिनके साथ उनको बुना जाता, मतलब आपस में वो पट्टियों को सिल लिया जाता है और इन पट्टियों को 9 छड़ियों से कसकर बांध दिया जाता है। मतलब ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है कि 9 छड़ियों से इसको बांधते हैं, लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, इसमें भी कई सारे चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आप देखेंगे कि एक के साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं। पहला तो ये हो गया कि रेबो जो है वो क्या होता है, एक टेंट होता है। दूसरा आपका हो जाता है इसके बारे में जानकारी, ये चांगथांग जैसी बर्फीली जगहों पे बनाया जाता है। तीसरा हो गया चांगपा जनजाति इस तंबू का यूज़ करती हैं रहने के लिए। फोर्थ आपका हो गया कि ये याक के बालों से बनाया जाता है और पट्टी नुमा बुना जाता है, 9 पट्टियों से 9 छड़ियों से इसको बांधा जाता है और ये अंदर से गर्म होता है, इसलिए ज़्यादातर ये बर्फीली जगहों पे बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, और बाहर से अंदर तो नहीं आएगी, लेकिन अंदर हम लोग अगर रहते हैं तो अंदर कैसा हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि अलाव जला के रखते हैं। यहाँ के लोग तो अलाव जलाते हैं ना, मतलब कुछ जला के रखते हैं, जिससे कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, नॉर्मल हो जाता है, जिसमें वो आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, अरे अंजलि जी, आप जो हैं, यू ऑल आर टीचर्स। देखिए, रेस्पेक्ट जो है आप लोगों के लिए मेरे मन में भी बहुत है। उम्र की बात अलग हो जाती है, हाँ उम्र में आप लोगों से काफ़ी बड़ी होंगी, लेकिन क्या है कि देखिए, आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप लोग कई बार क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसका आंसर मुझे पता नहीं होता है, तो उस बहाने से मैं भी तो उस बारे में कभी पता करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ भाई इसके बारे में तो 2-4 चीज़ें मुझे और पॉइंट्स पता चलते हैं। अगर इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस पूछिए। देखिए क्या होता है कि हम एक लिमिटेड ही सोच पाते हैं, एक हमारा होता है सोचने का एक मतलब एरिया होता है, हम वहाँ तक सोच पाते हैं, लेकिन जब 4-5 लोग मिल के सोचते हैं तो सबके सोचने का ढंग अलग अलग होता है और कुछ नई चीज़ निकल के आती है सामने। तो हम एक दूसरे से अपनी जो नॉलेज है उसको यहाँ शेयर कर रहे हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा पावर है कि हम नॉलेज जो है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने बैठी हूँ, मैं जो नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ वो तो मेरा काम है, लेकिन साथ साथ आप लोग भी क्लास में जिनके पास जो भी नॉलेज रहता है वो साथ साथ जो लिखते रहते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ही अप्रिशिएशन रहता है कि मतलब हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास का माहौल आप लोगों के कारण, इसलिए बहुत अच्छा रहता है। तो थैंक्स टू ऑल, आप लोग क्लास में बहुत डिसेंटली रहते हैं, कोई भी ऐसी बात किसी से नहीं करते हैं कि किसी को भी हर्ट हो। सबसे अच्छी बात इस क्लास में मुझे यही लगती है। और एज के साथ साथ दिल से भी बड़ी हूँ, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग देते हैं, जो हमारा मॉरल है ना वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि टीचर्स रियली, टीचर्स का जो जॉब होता है इतना नोबल हमारा प्रोफेशन होता है कि हमें बहुत प्यार मिलता है बच्चों से। छोटे बच्चों को पढ़ा लिया, अब मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा, छोटे बच्चों के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों के साथ एक मेरा नया तरह का एक्सपीरियंस है। अभी तक 8-9 तक का मैंने पढ़ाया था बच्चों को, अब ये पढ़ा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कई सारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी मैंने अटेंड की है, तो अपने कलीग्स के साथ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो लाइफ में हमेशा नए नए तरह के एक्सपीरियंस, चैलेंजेस आते रहते हैं, तो कुछ नया सीखने भी मिलता रहता है। थैंक्स टू ऑल। तो देखिए, जो रेबो के बारे में ये आपने देखा कि इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से हमने 4 से 5 पॉइंट निकाल लिए जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग ट्राई एंड लर्न सेक्शन इन अ बुक ऑफ एनवायरनमेंट? पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ये क्या उद्देश्य हो सकता है? टू डेवलप राइटिंग स्किल, लेखन कला का विकास करने के लिए। टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सकें इसलिए। टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए। ओनली फॉर पर्पस ऑफ होमवर्क, केवल गृह कार्य के उद्देश्य के लिए।
बहुत फटाफट आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी के, किसी को कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो अनुभव है हम करेंगे तभी उस अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हम काम अभी कर रहे हैं, कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें नए चैलेंजेस आपको आएंगे, तो काम करने से ही हम सीखते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव हम प्राप्त कब करते हैं, जब हम खुद उस काम को करते हैं तभी हम सीखते भी हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट फॉर्म चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट द एनवायरमेंट, बालकों को पर्यावरण शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक, थ्योरिकल सैद्धांतिक, इन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरिटिकल फॉर्म, प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूप से, और ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, केवल परीक्षा की दृष्टि से। वेरी गुड गोइंग, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी के, सी इज द राइट आंसर। प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूप से ही बच्चों को कराया जाना चाहिए, कि जिससे कि बच्चे जो हैं, क्योंकि एग्जाम तो सैद्धांतिक रूप से ही होंगे, आपको लिख करके ही बताना होगा, कुछ उनको प्रैक्टिकल भी हम करवाते हैं और कुछ उनको लिखवा के थ्योरेटिकल भी हमको करवाना पड़ता है, ताकि वो एग्जाम में उसको प्रेजेंट कर सकें। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, जिन्होंने भी सी के एक दो लोग थोड़ा डाउटफुल हैं वो थोड़ा करेक्ट करेंगे अपना आंसर, बट मोस्ट ऑफ द आंसर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिनी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल टूर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th टू शो देम द साइंस सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंस्ट्रक्शन इज इरेवेलेंट टू दिस ट्रिप। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। कौन सा अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक का आप लोग आई थिंक मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अप्रासंगिक मतलब जो कि रिलेट नहीं कर रहा है इस चीज़ से। ठीक है, ए और बी में थोड़ा कन्फ्यूज़न आया है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम क्लियर करेंगे। देखिए, एक विज्ञान केंद्र को दिखाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ए आंसर कैसे हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि एक विज्ञान केंद्र को दिखाने की बात हो रही है, बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा, शैक्षणिक भ्रमण है। ठीक है, तो वहाँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बताई जाएंगी, काम की चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप सोचिए कि वो दिन भर के लिए अपना पूरा बस्ता लेकर क्यों आएंगे, क्या करेंगे? वो बस्ता लेकर के ढो ढो के पूरे घूमेंगे विज्ञान भवन में? आप सोच के देखिए कितना हैवी बस्ता होगा उनका, है ना? तो कोई काम का नहीं है। हाँ, एक नोट पैड वगैरह वो ला सकते हैं ताकि वो सब कुछ नोट करके अपने पास रख सकें जो भी उन्होंने चीज़ें देखी। बिल्कुल ये हो सकता है बी कि भाई प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में वो टीचर से पूछेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और टीचर ये कहेंगे कि बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो ग्रुप में सभी को लेके जा रही हैं। तो टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से अगर वो 50 बच्चों को लेकर गई हैं तो 50 बच्चों को वापस भी उन्हें लाना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? टीचर की होगी। तो टीचर अपने बच्चों को क्या कहेगी कि बिना मुझे बताए आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये जो तीनों चीज़ हैं ये बिल्कुल प्रासंगिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन दिन भर में पूरा बस्ता लेकर के आना प्रासंगिक नहीं है। अप्रासंगिक है मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अप्रासंगिक मतलब इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इस भ्रमण से उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा दिन भर का बस्ता लेकर के जाना, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुड बी इन अ गुड ईवीएस कैरिकुलम फॉर प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। हाँ, उस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है,
दिलीप जी ने बिल्कुल सही कहा है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन अभी 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, अलग अलग तरह से इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है, पर बेसिक जो चीज़ इसमें रहती है वो यही होती है कि अपने आसपास के चीज़ों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कभी आप देखेंगे कि उसको खोजने का अवसर मिल रहा है बच्चों को, उससे जुड़ने का अवसर मिल रहा है, उसको अपने जीवन में उतार के बच्चे चढ़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो आंसर में रहती हैं, जो आसपास को खोजने का अवसर आपको दे रही हैं। इस तरह के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शंस में थोड़ा मोड़ा हेर फेर कर दिया जाता है, बाकी वही रहते हैं चीज़ें। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इन प्राइमरी स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है? देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने साथ ही साथ बैक टू बैक जोड़ा है इसको, ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकें और गलती ना करें। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने जरूर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया में जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका टर्म चेंज हो जा रहा है, पूछने का थोड़ा सा ढंग बदल जा रहा है वही चीज़। ठीक है ना? तो आप लोगों ने पकड़ लिया आंसर, तो बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। तो ये लगभग दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, मैंने उन दोनों को ही यहाँ पे रखा है ताकि आप लोग इजीली उन दोनों में समझ पाएँ कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू वेरियस सब्जेक्ट अंडर एनवायरमेंटल एजुकेशन वी कैन से दैट, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यह एक जटिल विषय है। इट इज़ सिलेबस इज़ वाइड, इट्स सिलेबस इज़ वाइड, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। इट्स कोर्स इज़ अनसर्टेन, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, निधि जी का भी कहना बिल्कुल सही है, बाहरी दुनिया से उनको जोड़ना, बिल्कुल सही। और ये आंसर भी सबके बी आ रहे हैं, मतलब किसी को कोई डाउट है नहीं इसमें, बिल्कुल क्लियर कट सभी को समझ में आ रहा है कि इसका पाठ्यक्रम जो है विस्तृत है। और विस्तृत होने का क्या कारण है? क्योंकि ये एकीकृत है ना? मैंने हमेशा बताया है कि इसी तरह के क्वेश्चन में क्या एक और वर्ड क्या आ जाएगा? एकीकृत। हो सकता है कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत की जगह यहाँ पर जोड़ दिया जाए कि इसका पाठ्यक्रम एकीकृत है, तो यहाँ पे तब आंसर क्या हो जाएगा कि एकीकृत वाला आपको सही करना है। ठीक है, उसके बाद एक और हो जाता है जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एकीकृत को इंटीग्रेटेड। इसमें बच्चे को अलग अलग से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा के सबको इकट्ठे एक साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि सामाजिक अध्ययन और आपका विज्ञान, इसको एक साथ जोड़ करके और फिर एक इंटीग्रेटेड ईवीएस बना दिया गया है, जिससे कि जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत हो गया है। थोड़ा जटिल तो हुआ नहीं, क्योंकि बच्चों की आसानी के लिए ये किया गया है, क्योंकि वो अलग अलग से नहीं देख सकते, वो क्या करते हैं, समग्र दृष्टि से देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर आपका 2-3 है, जिसको आपको बिल्कुल याद करके अच्छे से जाना है, वहाँ गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ईवीएस टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया वाइल फॉर्मिंग अ ग्रुप फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटी। एक ईवीएस की शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करते समय समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर की तरफ जा रहे हैं सभी, वेरी गुड। डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई हैं अब
कि समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना है। इसको मैंने एक बार और भी डिस्क्राइब किया हुआ है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और होता है, इसी में ही उसके ऑप्शन थोड़े बदल जाते हैं कि जो मेधावी छात्र हैं उनका एक अलग समूह बना दिया, जो बहुत ही एवरेज छात्र हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, और जो थोड़े कमज़ोर वर्ग वाले छात्र हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। ये 3 तरह के ग्रुप अगर हम बना देते हैं क्लास में, तो इससे क्या होगा, जो मेधावी छात्र हैं वो हमेशा जीत जाएंगे, और जो थोड़े कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, स्लो गेनर हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, हमेशा ही हारेंगे। तो उनका मॉरल हमेशा डाउन रहेगा कि अरे हम तो हार ही जाएंगे। और जो मेधावी छात्र हैं वो बोलेंगे कि उनको ओवर स्मार्टनेस आ जाएगी, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हम तो हमेशा जीतेंगे ही। तो ये क्या हो जाएगा, वन साइडेड मैच हो जाएगा, जिसमें कि मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए अगर समूह को बनाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम, देखते हैं कि समूह में हर तरह के बच्चे हों। जैसे अगर हमने 6 टीमें बनाई हैं तो उन 6 में जो लीडिंग करने वाला बच्चा है वो मेधावी छात्र में से एक होना चाहिए। उसी तरह से उनको लीडर बनाना चाहिए, और फिर उनके साथ जो और बच्चे हैं उनको भी उसी तरह बांटना है कि अगर एक थोड़ा कम समझदार बच्चा है, थोड़ा सा स्लो गेनर है, तो वो जो है अगर एक ग्रुप में है तो 6 ग्रुप में उस तरह के बच्चे ज़रूर हों। एवरेज बच्चे जो हैं, देखिए क्लास में हमेशा क्या होता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे 50 बच्चे मान लीजिए क्लास में हैं, एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ रेशियो, कि अगर 50 बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो 50 में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 40 बच्चे जो हैं बिल्कुल किसी काम के नहीं हों, कभी ऐसा नहीं होगा। 50 में से होता है कि 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी तेज़ होते हैं, और फिर नीचे के जो 10 होते हैं वो थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन बीच के जो बच जाते हैं 30, वो एवरेज स्टूडेंट आते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट ही आपको देखने मिलेंगे। जिन बच्चों को मेधावी बनाने में हमारा थोड़ा सा एफर्ट्स लगता है, और वो क्या बन जाते हैं, मेधावी छात्रों की गिनती में आ जाते हैं, अगर टीचर अपना थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दे, अपना थोड़ा सा मोटिवेशन उनको दे। और जो स्लो गेनर हैं वो एवरेज की श्रेणी में आ सकते हैं, और मेधावी तो हैं कि उनको क्या करना है, नए नए टास्क देते रहें ताकि वो उसमें बिजी रहें और अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह के ऑप्शन आपने देखे होंगे, हमेशा आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट द कलर इन विच एनिमल्स सी एवरीथिंग वाइल अवेक एट नाइट। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या होते हैं, नारंगी और लाल, ऑरेंज एंड रेड, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट, बैगनी और नीला, वायलेट एंड ब्लू, हरा और पीला, ग्रीन एंड येलो। बहुत इजी है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है। तो ये भी सबको क्लियर है कि ब्लैक एंड वाइट जो है वो ज़्यादातर जो रात में जागने वाले हैं उनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। वेरी गुड। 5th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन हैं इसमें वो मैंने नोटिस किया है कि जो क्लास 5th है, सबसे ज़्यादा क्लास 5th से ही जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उस क्लास 5th में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर आस्क each child to make something useful from the waste material at their homes. Teacher does not have educational intention. एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। देखिए नहीं में है इसमें, ठीक है, नेगेटिव है, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ये नेगेटिव में है क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सी आंसर आ रहे हैं, और इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ ही लोगों को थोड़ा सा डाउट है। एक बार फटाफट से मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि किसी को भी डाउट ना रहे।
देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम देखें कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या है, तो देखिए बच्चों को पुनर्चक्रण के बाद, पुनः प्रयोग के बाद और रूपांतरण को समझाने का काम है कि भाई आप देखिए कि कोई चीज़ को रिसाइकल, रीयूज़ किस तरह से किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल शिक्षक का ये अभिप्राय है, शैक्षिक अभिप्राय। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बिल्कुल ये भी होता है, प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं जिनमें वेस्ट चीज़ों से क्या बनाया जाता है, बेस्ट बनाया जाता है। तो ये कई बार कंपटीशन भी होता है स्कूलों में। और लास्ट वाला जो है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, कि वो सृजनशीलता को समझते हैं कि भाई टूटी फूटी चीज़ों को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो ये जो है तीनों अभिप्राय जो है बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि हाँ ये हैं अभिप्राय। लेकिन जो सी है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये कोई इसमें अभिप्राय नहीं है, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास में बहुत अच्छा मतलब उनका जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं कि नॉर्मल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उनकी ड्राइंग देखिए, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट देखिए, वो बहुत ही सुपर्ब रहता है। तो इस तरह के बच्चे भी आपको देखने मिलेंगे। तो जब आप स्कूल में कई लोग पढ़ा भी रहे होंगे तो उनको मालूम रहेगा कि कई तरह के बच्चे जो कैटेगराइज स्कूल में हो सकते हैं। कई बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही बहुत तेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं या बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो खेलकूद में बहुत आगे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कल्चरल में बहुत आगे रहते हैं। और एवरेज बच्चे जो होते हैं वो लगभग सभी चीज़ को एवरेज करते हैं। वो खेलकूद में भी आपको दिख जाएंगे, वो पढ़ाई में भी बढ़िया पास हो जा रहे हैं, ज़्यादा झकमक नहीं करते हैं, पास हो जाते हैं। कॉपी भी कंप्लीट रहती है उनकी, राइटिंग भी ठीक रहती है। वो खेलकूद में भी रहेंगे, वो आपको कल्चरल में भी दिख जाएंगे, वो आपको सब जगह दिखेंगे। तो इस तरह के बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे आपको कई तरह के कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप क्या नहीं करते हैं रोहित जी? चलिए, तो इसका सी आंसर सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शूटिंग स्टार इज अ, एक टूटता तारा होता है, क्या होता है? एक तारा होता है, एक कॉमेट मतलब धूमकेतु होता है, एक मेटेरर होता है मतलब उल्का होती है, या एस्टेरॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। वेरी गुड, सब पढ़ाई में बड़ा ध्यान दे रहे हैं, सबके आंसर फटाफट भी आ रहे हैं और राइट आंसर भी आ रहे हैं लगभग। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है, क्योंकि सब ने सी दिया है और किसी को भी कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। वेरी गुड। तो उल्का पिंड जो है क्या होता है कि जैसे ही हवा में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही क्या हो जाता है उसमें वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो आता रहता है, तो वो आग पकड़ लेता है। और सभी को ये लगता होगा कि भाई वो टूट करके हमारे ज़मीन पे आके गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, लेकिन वो क्या होता है वायुमंडल में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरह से राख बन जाता है जल करके। और कभी कभार कुछ टुकड़े जो है ज़मीन पे गिरते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो हैं लगातार चलती रहती हैं सौरमंडल में, और इस तरह से कई जो हैं टूटते तारे जो हैं वो गिरते रहते हैं, और लेकिन वायुमंडल में ही वो क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये आप लोग के लिए नोट डाउन करने के लिए रखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि धूमकेतु में क्या होता है, उल्का पिंड किस तरह का होता है, क्षुद्र ग्रह किस तरह का होता है। तो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं कि एक धूमकेतु जो है एक बर्फीला छोटा सा मंडल पिंड है। छोटा सा मतलब होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जो सूर्य के करीब से गुजरने पे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और गैसों को छोड़ना शुरू कर देता है। एक प्रक्रिया जिसे आउट गैसिंग कहते हैं, ये इसको कहा जाता है। यह दृश्यमान वातावरण में या कौमा और कभी कभी ताई भी पैदा करता है। मतलब वो कैसा होता है, इसकी पूंछ सी दिखाई देगी आपको, आग लगी हुई लगेगा कि पूंछ सी दिखाई दे रही है। तो ये धूमकेतु होता है, लेकिन ये बर्फीला होता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक जाता है तो इसका साइज डिक्रीज होता जाता है गर्म से। उल्का पिंड जो है
एक उल्का पिंड बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटा चट्टानी या धात्विक पिंड होता है, मेटल ऑब्जेक्ट होता है ये, या रॉक होगा इसमें। उल्का पिंडों को क्षुद्र ग्रहों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से छोटी वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। क्षुद्र ग्रह थोड़े बड़े होते हैं साइज में, लेकिन उल्का पिंड उन्हीं का छोटा रूप होता है। छोटी वस्तुओं के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इनका आकार जो है अनाज, मतलब जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने, इन सब साइज के भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और थोड़े से चौड़े भी इससे हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े साइज के नहीं होते हैं, तो डेंजरस भी ये नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है ना, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, और ये 1 मीटर से लेकर के, और चट्टानों से ये भी बने होते हैं, 1 मीटर की चट्टानों से लेकर के ये करीब करीब 1000 किलोमीटर व्यास वाले बौने ग्रह तक भी दिखाई देते हैं, और ये वायुमंडल में जो है घूमते रहते हैं, और इस तरह से आपको शो होंगे वायुमंडल में। देखिए सन है, और उसके बाद हमारा जो लाइन से सारे ग्रह हैं, बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि जैसे लग रहा है छोटे 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 दाने दाने से घूम रहे हैं, तो वही हैं। इस तरह के सौर मंडल में बहुत सारे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जो हैं ये घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो रहा होगा। बड़ा सुंदर पिक्चर लगा मुझे, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। बड़ा कलरफुल सा है, और देखने में बहुत ही सुंदर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रहों के बीच में, ग्रह जो है अपने पाथ पे हैं, अपने रास्ते पे हैं, लेकिन उनके बीच में आप देखिएगा छोटे छोटे दाने नुमा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा इस तरह से क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जो है, धूमकेतु, ये आपको दिखाई देंगे, ये घूमते हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है खींचे चले आते हैं, और फिर जैसे ही हमारे वायुमंडल में आते हैं तो आग पकड़ लेते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माही जी, आपका हो सकता है कोई नेटवर्क का इशू होगा, प्लीज़ एक बार देखिए, बाहर निकल जाइए रूम से अगर पॉसिबल है तो। हाँ, अब अंजलि जी जो हैं कुछ बता रही हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वायुमंडल के हवा के घर्षण के कारण जलने लगता है। हाँ, तो वायुमंडल में जो घर्षण होता है, और पृथ्वी पे क्या होता है, वो विपरीत दिशा से आती है ना, तो वही लिखा है इन्होंने, क्योंकि वो पृथ्वी से विपरीत दिशा से आती है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चलती है और वो क्लॉकवाइज आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दोनों में आपस में टकराव सा आ जाता है, और इस तरह से होने लगता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है, और वो जो मैंने इसके पहले वाला स्लाइड दिखाया था उसको आप लोग नोट डाउन करके अपने पास रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आगे बढ़ते हैं। विच इंडस्ट्री रिजल्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ मिनीमाता डिजीज इन जापान? किस उद्योग के दुष्परिणाम स्वरूप जापान में मिनीमाता रोग फैलता है? प्लास्टिक इंडस्ट्री, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री मतलब कागज उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा उद्योग। किसके कारण ये फैलता है? ये मैंने एक क्वेश्चन और बताया था इससे रिलेटेड, जिसमें ये मरकरी से पोल्यूशन होता है। ये बेसिकली मरकरी का ही पोल्यूशन है ये। वेरी गुड गोइंग। इसमें जो है ए आंसर आ रहे हैं सबके, और बिल्कुल सही है ए आंसर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत सही, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ओके माही जी, कोई बात नहीं है। 13 आउट ऑफ 13, आप 20 आउट ऑफ 20 ही लाएंगी, मुझे पता है, डोंट वरी। तो जिन्होंने भी क्लास लाइक नहीं करी वो लाइक भी कर देंगे, भाई भूलना नहीं है लाइक करना, ठीक है ना, अच्छे लाइक आने चाहिए क्लास में। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही। प्लास्टिक उद्योग जो है इसके कारण ही क्या होता है, मिनीमाता रोग फैलता है, और ये मरकरी का पोल्यूशन जो है पानी में मरकरी की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है, जिसके कारण कई तरह के रोग जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए थोड़ा लंबा है, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ रखा हुआ है और हिंदी भी रखा हुआ है। मैंने एक पेज में दोनों नहीं आ पा रहा था, तो ये क्लियर आपको शो नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 पेज में इसको कन्वर्ट कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल एज पर
NCF 2005। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है जो कई बार देखा जाता है। विशेष रूप से, पहला ऑप्शन है विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी है अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञात्मक और मनोज्ञात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। सी है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित करना बच्चों को। डी है पर्यावरणीय मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना। तो इसका जो है राइट आंसर आ भी गया टीना जी का। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। तो ये NCF जो है इसमें 2005 में यही है कि पर्यावरणीय मुद्दों की समझ के माध्यम से बच्चों में सटीक मात्रात्मक कौशल विकसित करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। समवन नोन एज अ वाटरमैन, ठीक है, जल पुरुष के नाम से किसी व्यक्ति को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा और हरिवंश राय बच्चन। इसका आंसर सी भी आया है, बी भी आया है और राइट आंसर जो है इसका बी है। और सना जी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लास्ट क्वेश्चन में, 15th क्वेश्चन में आई थिंक, है ना। ओके, मैं एक बार फिर से 15 क्वेश्चन सना जी के लिए दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ यहाँ पे। उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं पिछला क्वेश्चन एक बार और सना जी को दिखा देती हूँ इंग्लिश में, क्योंकि उनको थोड़ा हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे साथ में। हम वापस जाते हैं और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको आप आराम से देख लीजिए सना जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल एज पर NCF 2005? फर्स्ट ऑप्शन इज टू नेचर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, particularly in the relation to the natural environment. Second option is to engage the child in exploratory and hand-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skill through observation, classification, inference. C. To train children to locate the compared relationship between the natural, social and cultural environment. और लास्ट ऑप्शन है डी, टू डेवलप प्रेसाइज क्वांटिटेटिव स्किल अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो ये सना जी के लिए एक बार मैंने शो कर दिया है, आप आराम से देख लीजिए। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका जो राइट आंसर था, कई लोगों ने बी दिया था, राजेंद्र सिंह, तो ये बिल्कुल सही है कि जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। और इन्होंने अलवर में जो है बहुत सारे क्या किए थे, जल का जो क्राइसिस था उसको ख़त्म करने के लिए कई सारे जल निकायों का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन गेट लॉस्ट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट दैट बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से EVS सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? EVS इज लर्न थ्रू रोट, मतलब रटकर इसे सीखा जा सकता है। EVS इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, EVS सूचना के माध्यम से सीखा जाता है।
EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड, EVS जो है बाल केंद्रित है। EVS इज टीचर सेंटर्ड, EVS जो है वो शिक्षक केंद्रित है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर। ज़्यादातर लोगों ने सी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है। ये हमेशा बाल केंद्रित होगा। ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका ऑप्शन क्या होता है, हमेशा बाल केंद्रित ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो घूम फिर के आंसर कहीं पहुंचाते हैं, वो है बाल केंद्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन EVS सिलेबस। EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उप विषय है, ये आपको बताना है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, फूड भोजन, एनिमल जानवर, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। बहुत इजी है। रेगुलर में आप लोगों को सिलेबस भी दिखाती थी, इसलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, थीम्स और सब थीम्स को लेकर के। तो यहाँ भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो सब थीम हमारा है, ये हमारा मेन थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि किसी को कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन EVS टीचर। EVS शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है। ठीक है, विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, EVS के 6 विषयों को रैखिक व्यवस्था करना और केवल पाठ्य पुस्तकों के भरोसे रहना। क्योंकि EVS जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमको क्या चीज़ें देखनी होंगी, इनमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। ये इसमें बेसिकली आपको समझना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए आएगा। और देखिए ए इसलिए आएगा, उसका रीज़न आपको बताते हैं। विविध कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना, क्योंकि EVS मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो हमको बहुसांस्कृतिक हर तरह के आयामों को इसमें देखना है। हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना है। कैसे कि बच्चा जो है वो प्रकृति से भी जुड़े, वो समाज से भी जुड़े, ठीक है, उसको जानवरों से भी प्यार हो, पेड़ पौधों से उसको प्यार हो। तो जो हमारे सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स रिसोर्सेज जो हैं, उनके लिए भी वो क्या हो, वरीड हो, समझे उन चीज़ों की महत्ता को। तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं बहुसांस्कृतिक हो जाती है। मतलब एक हमारा जैसे अब मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में बेसिकली उसको क्या सिखाना है, हिसाब किताब सिखाना है। हिंदी है तो वो लैंग्वेज हो गई, उसको लैंग्वेज के बारे में व्याकरण और लिखना सिखाना है, बोलना सिखाना है। लेकिन ये जो है बहुसांस्कृतिक हमारा EVS क्या हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, तो एक ही उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, उसको बहुत सारे आयामों को ध्यान देना होता है। इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंग्लिश में काफ़ी बड़ा है, 2 पेज में आ गया है। इंग्लिश को मैं पहले पढ़ देती हूँ सना जी के लिए। अ टीचर ऑफ क्लास 5th कंडक्ट्स एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट until the end comes there. Children can be given meaningful learning from this activity of teacher. First, encourage her or his children to observe the activity. Second number, encourage his or her children to share their experiences. Third one is encourage her or his children to observe
share their experiences followed by discussion on the activity. Fourth one is encourage her or his children to answer the question at their home related to the activity. तो ये आपका जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए हो गया। और अब हिंदी मीडियम के लिए हम आ जाते हैं, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक गतिविधि आयोजित करती है जिसमें वह अपने बच्चों को ज़मीन पर कुछ चीनी गिराने के लिए कहती है और चींटियों के आने तक प्रतीक्षा करने के लिए भी कहती है। इस गतिविधि से बच्चों को सार्थक सीख दी जा सकती है यदि शिक्षक क्या कर रहा है, गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है, अपने बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सी अपने बच्चों को निरीक्षण करने, अपने अनुभव साझा करने, उसके बाद गतिविधि पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और लास्ट है गतिविधि से संबंधित अपने घर पर सवालों के जवाब देने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो मेरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर सबका रेडी है और फटाफट सबने आंसर किया है, सब समझ गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो अपने जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, उसको साझा भी कर रहे हैं और गतिविधि पे जो फोकस कर रहे हैं उसके लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से टीचर जो है उसने कंप्लीट करा दी। वेरी गुड। तो अपने अब टोटल मार्क्स जो हैं आप लोगों को शो करने हैं फटाफट से, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन प्रेस करेंगे, और जो हमारे न्यू मेंबर्स एवरीडे जुड़ते हैं उनके लिए मैं फटाफट से बता दूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं। और वीडियो में अगर आप जाते हैं तो वीडियो ऑप्शन में आपको हमारे क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो नेट से और सीटेट से रिलेटेड हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज हमारी प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसमें आप जिस सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बबली जी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कराना चाहूँगी, 20/17 नहीं होगा बल्कि 17/20 होगा, ठीक है। जैसे मैडम आप लोगों को जब नंबर देती हैं तो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं या बाद में लिखे जाएंगे, पहले आपने जितने लाए हैं उसमें वो, ठीक है। तो आज तो नंबर तो बड़े लाजवाब हैं सबके, मतलब तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर सबके आए हैं। 16 रोहित जी के हैं, शाहीन जी के 18, बबली जी के 20 में 17 हैं, सबिता जी के फुल मार्क्स हैं, माही जी ने बल्ले बल्ले कर दी, अंजलि जी की भी बल्ले बल्ले, वेरी गुड। भूमिका जी 19, वेरी गुड। प्रतीक्षा जी की भी बल्ले बल्ले हो गई है आज, वेरी गुड। तो भाई सब एक बार अच्छे से क्लैपिंग कर देंगे बबली जी के कल की बल्ले बल्ले परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर हैं बबली जी के रहे कल की क्लास के लिए, और आज भी फुल मार्क्स जो जो लाए हैं उन सब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करके आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे और कल फिर मिलेंगे क्लास में और बहुत अच्छे से आगे की हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो घर पे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिए फटाफट आप लोगों ने आंसर भी किया, तो इससे पता चल रहा है कि आप घर में भी स्टडीज़ जो है वो आपकी जारी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्लास लगा मुझे, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। अपनी तैयारी इसी तरह से जारी रखिए और जुड़े रहिए फिलअप फॉर्म के साथ। कल मिलते हैं, सेम टाइम हमारी टाइमिंग है